तो ये लेक्चर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का। तो इसमें हम लोग सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 14 है, इसमें सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, किसी दो पॉइंट के बीच में दो या दो से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड है। तो मान लो ये पहला सेल है जिसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और ये दूसरा सेल है जिसका EMF E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो पॉइंट्स का कुछ नाम देते A और B। तो आपको क्या करना है, A और B के बीच में बस एक सेल ड्रॉ करना है, इसका EMF निकालना और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली वही चीज़ जो पिछले लेक्चर में किए थे जब सीरीज़ में था। हम लोग यहाँ पे A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ भी वही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे तो A और B के बीच का पोटेंशियल में बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्किट कंप्लीट मतलब कोई क्लोज पाथ है ही नहीं, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आप देखोगे तो E ही आएगा, ठीक है। अब तो बहुत बार देख चुके हैं ना हम लोग, आपको पता है यहाँ से यहाँ जाएंगे तो माइनस ही, इसमें तो IR कुछ आएगा नहीं क्योंकि I0 है, सर्किट क्लोज नहीं तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, ठीक है। तो इसके अक्रॉस माइनस ही यहाँ पहुँच गया, तो ओवर A और B के बीच में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब खाली डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो E, ये हायर पे होगा और B लोअर पे होगा, डिफरेंस कितने का होगा E, ठीक है। तो यहाँ भी A और B के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। अब लेकिन ये क्या है, ये क्लोज पाथ है, क्लोज पाथ है, इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आपका मान, कैसा भी करंट मानो, मैं मान लेता हूँ ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसा फ्लो हो रहा है ना। तो अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे अगर करंट की वैल्यू लिखे तो उसके लिए किरचॉफ तो लगाते हैं। तो मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कोई हायर से लोअर जाऊँगा तो -E2, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में चलूँगा तो रेजिस्टेंस क्रॉस करूँगा तो करंट फ्लोज इन रेजिस्टेंस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो -IR2, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया, डिक्रीज़ हुआ, फिर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस किया, फिर से डिक्रीज़ हुआ। अब यहाँ भी करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस करेंगे तो -IR1, या देखना करंट ऐसा फ्लो हो रहा है ना। और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो +E1, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं। फिर से आपका मन है तो आप करंट उल्टा मान देना, ये सब लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं, करंट को आप कैसा ही मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फाइनल आंसर में, ठीक है। तो ये आया यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। जैसे VA - VB यहाँ पे निकालूंगा और यहाँ पे निकालूंगा तो सेम आएगा, ठीक है। तो अगर VA - VB निकालूँ मैं, तो एक काम करते पहले यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं ना। तो करंट एक्सप्रेशन मिल रहा है मुझे E1 - E2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, तो ये करंट है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, इस सर्किट में मैं VA - VB निकालना चाहूँगा, ठीक है। अब VA - VB निकालने के लिए मुझे B से स्टार्ट करना, A पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल पोटेंशियल होता है, ये इनिशियल पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं B से स्टार्ट करूँ, A पे जाऊँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल मिल जाएगा। तो B से स्टार्ट करके A की तरफ जाना है मुझे, B से स्टार्ट करके A की तरफ। आप किसी भी रास्ते से जा सकते हो, आप ऐसे जाना तो ऐसे जाओ, ऐसे जाना तो ऐसे जाओ, ठीक है। आपका मैं ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो B से स्टार्ट करके A तक तो जाऊँगा तो मुझे दो एलिमेंट क्रॉस करना पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा और E1 को क्रॉस करना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो -IR का चेंज मिलेगा, है ना, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहे हैं। और बैटरी को क्रॉस करेंगे तो बैटरी मतलब ये EMF वाले पार्ट को, तो माइनस से प्लस में जा रहा है तो +E1। तो ये VA - VB है, ठीक है। तो E1 - IR1, I की वैल्यू इतना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का इतना है। तो सिंपली VA - VB की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी ये दिख नहीं रहा है तो इतना है, ठीक है। बस हो गया। अब यहाँ पे A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखो तो यहाँ पे VA - VB करोगे तो E है। अब अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है तो यहाँ A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ भी A और B के बीच में वही पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना, यहाँ पे इतना, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये जो है E मस्ट बी इक्वल टू दिस, E1 - E2 डिवाइडेड बाई R1 + R2 इंटू R1, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो E का वैल्यू मिल जाएगा, मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। तो इसको अगर हम लोग पूरा ब्रैकेट वगैरह ओपन करें तो E1 R1 + E1 R2 माइनस E1 R1 प्लस E2 R, ठीक है, डिवाइडेड बाय R1 + R2,
ये आया है ना। अब E1 R1 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। चेक कर लो आप, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा आ जाए, ये जो आया है यहाँ पे, ठीक है। तो EMF की वैल्यू अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है दो सेल्स, तो उसका इक्विवेलेंट EMF ऐसे आता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो आप पैरेलल का इक्विवेलेंट लिखोगे तो E1/R1 E2/R2 E3/R3 एंड सो ऑन, ये आते रहेगा डिवाइडेड बाई 1/R1 1/R2 सॉरी 1/R3 एंड सो ऑन। तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट EMF, P मतलब पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट EMF ऐसे निकालेंगे, ठीक है। सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो, दो या दो से ज़्यादा बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो, बैटरी और सेल में थोड़ा फ़र्क होता है, मैं लेकिन इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली कलेक्शन ऑफ सेल्स को बैटरी बोलते हैं। एनीवेज, तो दो या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट किए हो तो उसका इक्विवेलेंट EMF ऐसा आएगा, ठीक है। ओके, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ का ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ भी ए और बी के बीच में वही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए और बी के बीच में अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे क्या दिख रहा है, तो इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें ए और बी को, और यहाँ ए और बी को कनेक्ट कर देंगे तो उसमें सेम करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे ए और बी को कनेक्ट करने पे तो ऊपर में E1 है और R1 है, नीचे में E2 और R2, और मैं ए और बी को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ भी ए और बी को मैं जो इक्विवेलेंट सेल है उसको भी मैं ए और बी को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों केस में सेम करंट फ्लो होना चाहिए, तब ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, ठीक है। सॉरी, दिख नहीं रहा है ना। ऑल राइट, अब ये E1 है, ये R1 है, ये E2 है, ये R2 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा, तो उसके लिए फिर से आप लूप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें करंट अगर I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट अगर I2 फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है। I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, I के बराबर। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए और बी कनेक्टेड है प्लेन पाथ से, भी प्लेन वायर से कनेक्टेड है, मतलब ए और बी के बीच का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब बोलोगे सर लेकिन ए से बी अगर हम लोग इस रास्ते से जाए तब तो बहुत सारी चीज़ दिख रहे, दिखने दो, तो वहाँ से भी यानी ज़ीरो आना चाहिए। पॉइंट तो यही है ना। आप किसी भी रास्ते से आपको ए और बी के बीच में पोटेंशियल अगर ज़ीरो मिल रहा है या 5 वोल्ट मिल रहा है, तो हर रास्ते से 5 वोल्ट ही मिलेगा या ज़ीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे ए और बी, ए से अगर बी मैं इस रास्ते से जाऊँ तो क्योंकि इस वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ज़ीरो, है ना। तो इस रास्ते से जाऊँगा तब भी ज़ीरो ही आएगा, है ना। तो इस रास्ते से जाऊँगा तब भी ज़ीरो ही आएगा, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो इस रास्ते से जाऊँ तब भी ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो देखो करंट इसमें I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, तो R1 को क्रॉस करूँगा तो करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा हूँ, है ना। I1 ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो R1 को क्रॉस करूँगा तो करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करूँगा तो माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, ठीक है। ये ऐसे समझो आप, इस लूप को कवर करो आप, लूप लो लगा इसमें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसमें लूप लो लगा, तो माइनस, तो लूप लो यहाँ लगाएंगे तो माइनस I1 R1 प्लस E1, ठीक है। इसको क्रॉस किए अब वापस यहाँ आ गए, तो टोटल लूप कंप्लीट हो गया, तो ज़ीरो। वही नीचे वाले लूप के हद करेंगे। आपको ये वाला लूप लेना है तो लो, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं ये दोनों को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस लूप को लेते हैं, अब ये वाला क्लोज्ड पाथ को लेते हैं, तो माइनस I2R2 कैसा भी सेंस में घूम सकती है, मैं सोचना ऊपर वाले में एंटी क्लॉकवाइज गया तो नीचे वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस I2R2 प्लस E2 इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपको I1 का वैल्यू मिलेगा E1/R1 और वैसे I2 का वैल्यू मिलेगा E2/R2, तो उसको यहाँ पुट करो E1/R1 E2/R2, और यहाँ पे अगर आप करंट देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ऐसे जाएंगे तो माइनस IR प्लस E, तो माइनस IR प्लस E इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू है E/R।
अब करंट की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसको इससे इक्वेट कर दो। यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है, यहाँ पे करंट के लिए दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, अब ईएमएफ का मतलब हमें पता था, इस बैटरी मतलब ये जो 2 सेल है इसका इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ है ये हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। ये पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ईएमएफ के बदले लिखेंगे E1/R1 E2/R2 डिवाइड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो ईएमएफ के बदले लिख दिए ये वाली चीज़, ईएमएफ इंटू 1/R है, 1/R भी लिख दिए। ये बस ईएमएफ के बदले ये बड़ा टर्म लिखे हम लोग, है ना। ईएमएफ के बदले ये बड़ा टर्म लिखे है। ठीक है, तो ईएमएफ के बदले बड़ा टर्म, ईएमएफ में मल्टीप्लिकेशन किसका था, रेसिप्रोकल ऑफ आर का, तो रेसिप्रोकल आर से मल्टीप्लाई कर, है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों तो मैच कर रहा है, E1/R1 E2/R2 E1/R1, तो ये ऊपर वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, सेल्स अगर पैरेलल में हैं तो आर इक्विवेलेंट आप रेसिप्रोकल को ऐड करके निकालोगे। ठीक है, यानी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पैरेलल में हैं तो आप इक्विवेलेंट ईएमएफ ऐसे निकालोगे और इक्विवेलेंट इनर्जी ऐसे निकालोगे। तो मैं 2 के लिए दिखाया हूँ, 2 से ज़्यादा के लिए 1/R 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन, ये करते जाओ। तो पैरेलल में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेशियोज ऐसे निकालोगे आप। ठीक है, सीरीज़ में याद है, सीरीज़ में खाली सम कर देना था, E1 E2 E3 E4 और रेशियोज का भी सम कर देना था, R1 R2 R3। ठीक है, पैरेलल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए ये करेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेसिप्रोकल का सम जो होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।